हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पेंड्रम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। आज जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर किस तरह की रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करते हैं और प्रोसेसेस करते हैं और एसआरएस को किस तरह से डेवलप कर लिया जाता है। एक एसआरएस भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बिना किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया तो जा सकता है, लेकिन एक अच्छे सॉफ्टवेयर को अगर हमें डेवलप करना है तो उस सॉफ्टवेयर के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना अति आवश्यक है। अगर हम उस तरह के डॉक्यूमेंटेशन को अगर नहीं तैयार करते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर्स में या यूजर के लिए जो हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिससे हमारे यूजर्स को भी और उस प्रोग्राम को डेवलप करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली में ये हमारे जो एसआरएस होता है ये हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन है। इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जितनी प्रोसेस हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं उन सभी को यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इंकित किया जाता है। और ये भी प्रोसेस, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है जिसे हम एक इंडेक्स के अंदर रेगुलर फॉर्म में रखते हैं। एक के बाद एक जितनी भी प्रोसेस हम करते जाएंगे उन प्रोसेसेस को उन इंडेक्स में अरेंज करके रखेंगे। इस तरह के वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंटेशंस को एसआरएस कहा जाता है। अब उस एसआरएस को की रिक्वायरमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए भी हमें कुछ, यानी उस डॉक्यूमेंट को भी प्रोसेस करने के लिए कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना होता है और तभी हम एक रिलायबल सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की प्रोसेस की प्रक्रिया को अपना सकते हैं और तभी हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब बात यह आ जाती है कि सॉफ्टवेयर को अगर हमें प्रोसेस करना है तो किन किन टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा और क्या क्या मुख्य रूप से हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहली चीज है, अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की प्रोसेस को कर रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स की हम फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी यानी जब हम यूजर के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो वहां पर कुछ न कुछ हमें फिजिबिलिटी स्टडी करनी होती है। फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि यूजर वहां पर जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स या जिस तरह के हार्डवेयर रिसोर्सेस को या अन्य रिसोर्सेस को यूज करता है उनकी पूरी जानकारी एक डिस्क्रिप्टेड ब्रीफली नॉलेज इसके अंदर दिया जाता है। इस तरह के हम प्रोसेस को या फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस को फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। दूसरी हमारे पास है जिसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस या फिर गैदरिंग स्टडी। गैदरिंग स्टडी, अब हमने यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है और उस रिक्वायरमेंट को हमने जिस तरह से एनालिसिस किया है उस एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं उनके टीम मेंबर्स के साथ एक हमें मीटिंग अरेंज करना होता है और उस मीटिंग में हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स को वहां पर रखते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर मेजर किया जाता है और उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। तो यह प्रोसेस कहलाती है गैदरिंग स्टडी। तीसरी हमारे पास है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पर यूजर की जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद हम लोग अपने दूसरे टीम मेंबर्स के साथ उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे और उन सभी एनालिसिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम डेटा को प्रोसेस करना शुरू करते हैं। देन आफ्टर अब हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इस एनालिसिस के अंदर हम जैसे ही यूजर की आवश्यकताओं को एनालिसिस कर लेते हैं या उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं तो जो भी आवश्यकताएं वहां पर हैं या जिसे हम डॉक्यूमेंट के अंदर रखने वाले हैं उसे हम स्पेसिफाई करते हैं। ये स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि इन्हीं
प्रोसेसेस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और इन्हें अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर या अपने फंक्शंस के अंदर इंप्लीमेंट करना है और अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। देन आफ्टर हमारे पास लास्ट प्रोसेस है रिक्वायरमेंट वैलिडेशंस। अब हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो उन रिक्वायरमेंट्स को हम अपने डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर से बाहर निकाल देंगे और उन्हीं आवश्यकताओं को यहाँ पर यूज किया जाएगा या उन्हीं आवश्यकताओं का इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा जो हमारे लिए वैलिड है या हमारे यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये हमारे लिए होता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। अब इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसकी प्रोसेस किस तरह से होती होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक यूजर होगा, उस यूजर की एक रिक्वायरमेंट होगी और उसे हम यूजर की आवश्यकता के अनुसार एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद उसे स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। अब हमारे पास जो आवश्यकताएं हैं उन्हें दो तरह से या दो टेक्निक्स में हमने डिवाइड किया है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर और दूसरी हमारे पास है नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज में। जब हम किसी भी यूजर की आवश्यकताओं को एक्टिव करना चाहते हैं या भी प्रोसेस करना चाहते हैं तो वहां पर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं और जिस तरह की भी एक्टिविटीज परफॉर्म हम आने वाले समय में करने वाले हैं और उन एक्टिविटीज को किस तरह से वैलिड और वेरीफाई करेंगे उनकी सारी जानकारी को भी हम अपने इस डॉक्यूमेंटेशन फाइल के अंदर रखते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम रिक्वायरमेंट या फंक्शनल रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं। यानी हमें यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। अब दूसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास एक दूसरी एसआरएस के अंदर जो दूसरा पार्ट है नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स को भी हमें ध्यान देना होगा। जैसे सिक्योरिटी, हमने जो भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है उसकी सिक्योरिटी पर भी विशेष हमें ध्यान देना होगा। उसमें से कोई हमारे डेटा को छेड़े ना या उसके डेटा को कोई चेंज न करे, हमें उसे सुरक्षित रखना होगा और यथासंभव हमें प्रयास करना होगा कि हम अपने डेटा को सिक्योर रखें, दूसरा कोई इस डेटा को यूज न करे, जिससे हमारे यूजर को भी कोई लॉस नहीं होगा और हमें भी आने वाले समय में किसी भी तरह की नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज है लॉगिन। हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को तैयार करेंगे जिससे अपने यूजर की आवश्यकताओं को यूजर को हम लॉगिन करने के लिए दें और तभी वो यूजर दूसरे लोगों को अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर आने की अनुमति प्रदान करे या हम ऐसे लोगों को लॉगिन आईडी पासवर्ड दें जो हमारे डेटा को सुरक्षित रख पाए। फिर हमारे पास तीसरा नॉन फंक्शनल एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। हम वहां पर किस तरह की एक्टिविटीज करने पर वाले हैं, वहां पर किस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस की आवश्यकता होगी या जिस तरह की भी कॉन्फ़िगरेशन की हमें आवश्यकता होगी वो कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को भी अपने डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर हमें रखना होगा। फिर बात हमारे पास आ जाती है स्टोरेज। हमने जो भी यूजर की आवश्यकता को ध्यान में रखा है वहां पर हम कितना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं या वहां पर कितने डेटा को इंप्लीमेंट किया जा सकता है या आने वाले समय में वहां पर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, या यहाँ पर जो भी डेटा यूज हो रहा है वो सही ढंग से स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इन सारी चीजों के लिए भी हमें डेटाबेस को तैयार करना होगा। उस डेटाबेस की भी जानकारी यहाँ पर हमें अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर रखना होगा। अगला हमारे पास है जो नॉन फंक्शनल एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं डिजास्टर रिकवरी। ये रिकवरी हमारे लिए अति आवश्यक है या फिर डिजास्टर रिकवरी मैनेजमेंट भी इसे कहते हैं। ये भी एक नॉन फंक्शनल एक्टिविटी है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से रीयूज कर सकते हैं या फिर उसे रिकवर करके हम
अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यूअस आगे बढ़ा सकते हैं, या प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये प्रोसीजर हमारे लिए अति आवश्यक है। इस प्रोसीजर को हम डिजास्टर रिकवरी कहते हैं। फिर देन आफ्टर हमारे पास आता है कि जो भी हम प्रॉब्लम को इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने वाले हैं उसकी इंटरकनेक्टिविटी एक दूसरे प्रोसेस के साथ है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसे भी टेस्ट करना जरूरी है। फिर एक्सेसिबिलिटी, अब हम जो भी डेटा प्रोसेस करने वाले हैं दूसरा यूजर उसे आसानी से एक्सेस न कर सके, केवल वही यूजर उसे एक्सेस कर सके जो उसके लिए जरूरी है, या फिर जो यूजर उस डेटा को रिक्वायरमेंट में लेकर आया है वो वही यूजर इस आवश्यकता को पूरा करे। तो इस तरह से हमने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर रिक्वायरमेंट को प्रोसेस किया, और रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करने के बाद जो भी अलग अलग तरह की तकनीक्स थी उन तकनीक को हमने जाना। जैसे अब हमने ये जाना कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की प्रोसेसेस में क्या क्या चीजें हमारे लिए आवश्यक है और उसे हम किस तरह से कर सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करने के लिए हमें किस तरह के फंक्शंस की या टेक्निक्स की आवश्यकता है, तो उन दो टेक्निक्स के बारे में हमने जाना। तो आज बस आप इतना ही, और कल की क्लास में हम अपने स्पेसिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें और दूसरी चीजों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।